हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और इसका प्रीवियस वीडियो एक मैंने पार्ट 1 डाल दिया है और आज हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और हम देखेंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। ठीक है, तो जाहिर है लिक्विड में ही सॉल्युबिलिटी हम शो करने जा रहे हैं। मैनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, एज कि हम जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन इंक्लूड रहता है, डिजॉल्व रहता है, तभी ये जो हमारे मैरीन फिश और मैरीन एनिमल्स हैं वो क्या है ऑक्सीजन ले पाते हैं वाटर से। ठीक है, और वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आपको पता है कि हम एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है वाटर में, इवन दो प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज़, बहुत कम क्वांटिटी में घुला हुआ होता है। इट इज़ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। जो भी एक्वेटिक लाइफ है मीन्स जितने भी तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हैं सारे उसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो वाटर में मैरीन वाटर में घुले हुए हैं। ठीक है, इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वाटर और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या जो गैसेस उन वाटर में घुले हुए हैं वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो बेटा वो यूनिफॉर्मली घुले हुए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप वहाँ से देख लीजिए कि कैसे वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं उसमें गैसेस आकर डिजॉल्व हो जाते हैं और वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, it is a uniform mixture because the gases dissolve evenly in water to form a solution। वो evenly घुल जाते हैं और एक solution बनाते हैं। Does temperature affect the solubility of gases in liquid also? तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि टेम्परेचर अफेक्ट तो करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को भी इफेक्ट करता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि जब आप पानी में किसी सॉलिड को जैसे शुगर को डिजॉल्व कर रहे हो और वो सैचुरेटेड हो चुका है लेकिन फिर भी हम उसको अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। कैसे? तो हम इसके टेम्परेचर को रेज करके। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी गैस पे भी इसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। ठीक है, इफ़ सो अगर वो होता है तो हाउ, कैसे होता है? तो आइए देखते हैं कैसे होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जनरली डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो हमारा ये क्या है, जो हमने सॉलिड के में पढ़ा था कि सॉलिड में जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी, लेकिन इसमें जो है केस अपोजिट हो रहा है। जैसे ही आप टेम्परेचर रेज कर रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स अगर आप वाटर को गर्म करोगे तो आप क्या देखोगे कि इसमें गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने कोल्ड वाटर लिया, आपने जो वाटर लिया है वो कोल्ड वाटर है तो क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की, गैसेस की वाटर में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाँ सॉलिड में जब हम वाटर में जब हम सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है उस समय। ठीक है, मोर ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर, जैसा कि हमने पढ़ा अभी डिस्कस किया कि कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होंगे। इंश्योरिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड व्हेन वाटर वार्म्स अप दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज। लेकिन जब वाटर गर्म होगा तो बेटा ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस समय ज़्यादा होगी, कोल्ड वाटर में होगी या वार्म वाटर में होगी? तो वार्म वाटर में क्या होगी, लेस होगी, डिक्रीज होगी, और कोल्ड वाटर जब होंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स बन सकते हैं, तो आप इनको क्या है अंडरलाइन कर लीजिए और इसको आप एग्ज़ाम्स जो आपके आने वाले 1-2 दिनों में जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे तो आप इसको आंसर में लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन में देखने मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द मिक्सचर्स वी यूज़ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, वहाँ देख सकते हो कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। जो नॉन यूनिफॉर्म हो गए इट मीन्स वो क्या है, सेडिमेंट हो जाएंगे, जो भी उसमें अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो उनको हम नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं। ठीक है,
In non-uniform mixture, the components can be seen either with the naked eye और with a magnifying device. अगर वो उसके बड़े ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो हमें मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे सैंड है या फिर स्लिट्स हैं या ग्रेवल्स हैं, ठीक है, तो उनके कण थोड़े बड़े होते हैं तो वो हमें नेकेड आई से दिख जाएंगे, ठीक है। I observe that in some non-uniform mixtures such as sawdust in water, जैसे कि हमने sawdust के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो क्या हुए थे जब हमने उनको डिज़ोल्व किया था तो वाटर के ऊपर के लेवल में हमें देखने को मिले थे, ठीक है, वो फ्लोट कर रहे थे क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, कम थी, ठीक है। वेयर एज इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द सैंड सिंक्स, और सैंड में हम क्या देखते हैं, अभी हमने कहा था, पहले ही मैंने डिस्कस किया था, सैंड क्या होंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, मीन्स वो नीचे जाकर स्टिल हो जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं उसमें सॉल्युबिलिटी नहीं है, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे इजीली, ठीक है। वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्यों ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी पे वो डिपेंड होता है कि वो फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे या फिर नीचे चले जाएंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड that some objects float while others sinks in water. आपने देखा होगा, आप जैसे सॉडस्ट की बात हुई थी, हमने सॉडस्ट की बात की तो सॉडस्ट क्या हो रहा था, सॉडस्ट हमारा वाटर में फ्लोट कर रहा था, जबकि सैंड जो हम देखें, सैंड हैवी होने के कारण वो नीचे, जो भी हम लिक्विड में इसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं वो नीचे जाकर सेडिमेंट हो जाएगा, मीन्स नीचे जाकर स्टिल हो जाएगा, वहीं पे जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है। यू मे हैव नोटिस डैट वाइल वॉशिंग राइस, हस्क पार्टिकल्स जो कि बहुत ही बेटा लाइट होते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं, प्रेजेंट इन द राइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और राइस जो है हमारा नीचे की तरफ सिंक हो जाता है, बैठ जाता है टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। वाई डज दिस हैपन, जस्ट बिकॉज इट डिपेंड ऑन इट्स डेंसिटी। येस, इफ़ यू एड ऑयल टू वाटर इट फ्लोट्स ऑन वाटर, आपको पता है वाटर में क्या है, ऑयल इमिसिबल है, मीन्स वो उसमें घुलता नहीं है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है, और वो क्या है, ऊपर की तरफ पानी में रह जाता है, फ्लोट करता है। जस्ट बिकॉज बेटा जब बारिश के दिनों में जहाँ भी पानी इकट्ठे होते हैं आपको ऑयल डाल देनी चाहिए, जिससे क्या है, पानी में जो हमारे मच्छर, जो मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं ना, वो ब्रीड नहीं कर पाते क्योंकि वो अंदर वाटर में जा ही नहीं पाते। तो ये आप, अभी बारिश का समय चल रहा है तो आप ज़रूर ये काम अपने आसपास कर सकते हो, जिससे आपको मच्छरों का खतरा, मलेरिया का खतरा जो कि बारिश के बाद अक्सर देखने को मिलता है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। Okay, yes, generally it is believed that objects that float in a liquid are lighter, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होंगे वो फ्लोट करेंगे और जो हैवी होंगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो सिंक हो जाएंगे, मीन्स वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। जो मतलब हमने ये भी बात किया ना, जैसे फ्लोट होंगे वो लाइट पार्टिकल्स होंगे, और जो सिंक करेंगे आप इसके ऑपोजिट, आप बच्चे हो, आप याद रख सकते हो कि वो हैवी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अभी चैप्टर ये काफ़ी बड़ा है, अगर हम फास्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बच्चों, आप कोई बच्चा है जो कि लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो बना दो, तो बेटा आपको ये पहले से इन्फॉर्म करना होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जस्ट एक ही दिन में ये हार्ड हो जाता है कि हम 2-3 वीडियो एक साथ बना पाएँ और आपको प्रोवाइड करा पाएँ, तो आप पहले से बता दो, ठीक है। A wooden stick and an iron rod may be of the same size, जैसा कि आप देखोगे, आपने वुडन स्टिक है कितने साइज का लिया, ठीक है। आप मान लो कि ये आपने 4 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है। आपने एक आयरन की रॉड भी सेम 4 सेंटीमीटर की ले ली, तो आपको पता है कि ये जो वुड होगा वो हैवी है कि लाइट है, तो वो आप सारे बच्चों को पता है कि वो लाइट है ना। और ये आयरन क्या है, आप अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ये हैवी है या लाइट है, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ, ठीक है। कि आयरन जो अगर हम सेम साइज का लेंगे तो वो हैवी होगा या लाइट होगा, ठीक है। ओके, यस, a wooden stick and an iron rod may be the same size, yet the iron rod feels much heavier. आयरन रॉड ज़्यादा हैवी होगा वुड के मुकाबले। When we show that iron is heavier than wood, we are referring to a स्पेशल प्रॉपर्टी नॉन एज डेंसिटी। तो इससे हम क्या किस बात पर पहुंचते हैं, हमारा इन्फ्रेंस क्या होता है इसमें कि यह डेंसिटी है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी हमें क्या मिलती है, आप ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फ्लोटिंग है और सिंक है ये किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो आप बोलोगे डेंसिटी पे
ये डिपेंड करता है, ये जो प्रॉपर्टी हमारी ये डेंसिटी की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करता है या फ्लोट करता है। ठीक है, note, however, the density of a substance is not the only factor that decides whether it will float or sink in a particular liquid। जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्या है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर फर्दर, आगे भी देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, व्हाट इज़ डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है बेटा, अगर मान लो आपका ये जैसे, अच्छा ठीक है हम यहाँ देखते हैं ये फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट दिया गया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ इतने सी जगह में कितने सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं, आपको कहीं भी ब्लैंक स्पेस यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, इस प्लेस की डेंसिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मोर डेंसिटी वाली स्पेस है, सॉरी यहाँ मोर डेंसिटी है किसकी, ट्रीज़ की यहाँ मोर डेंसिटी है, जबकि आपको इतने ही स्पेस में ये डायग्राम भी दिखाया गया है 9.10, इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 5 ट्रीज़ है, जबकि यहाँ आप 1 2 3 4 5 6 आप गिनते हुए थक जाओगे, लेकिन इसमें 100 एंड अबव आपको अगर आप काउंट करोगे तो आप कर भी नहीं पाओगे। ये जो इतनी सी जगह है ना, उसी में हमें बहुत सारे ट्रीज़ दिख रहे हैं, अब ऊपर का तो आप छोड़ ही दो। तो ये क्या है, जितने ज़्यादा मतलब कोई भी आपको अगर कोई भी डब्बा दिया गया है, एक बॉक्स की में कितना कंटेंट भरा हुआ है, अगर इसमें ज़्यादा कंटेंट भरा हुआ है तो क्या है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी डब्बे में अगर आपने 4-5 सब्सटेंस भरे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। अगर आपने इसी जगह में 40 भरे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या है, मोर होगी, डेंस होगी। ठीक है, तो यही हमारी डेंसिटी है कि कितने वॉल्यूम में, कितनी जगह में कितना ज़्यादा सामान आपने भर रखा है, इट मीन्स वो मोर डेंस है, और अगर कम भरा है तो वो लेस डेंस है, ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है। आपको मैंने जो अभी बताया वो कंक्लूड करके मैंने बताया कि इसका जो समरी होगा बस उतना ही होगा। ठीक है, आपको समझना इतना ही है। ओके, हम कहाँ थे, ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, Imagine a crowded bus where many people are packed together. This is an example of high density, whereas the same bus with only a few people is an example of low density। जैसा कि हमें 2 एग्जाम्पल देके समझाया गया, यहाँ फॉरेस्ट का भी एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ एक बस का दिया गया कि एक बस में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही टाइटली पैक्ड भरे हुए हैं। ठीक है, और एक बस ऐसा है जिसमें बहुत फ्यू पीपल, 4-5 लोग ही भरे हैं। तो क्या कहेंगे हम, जो पहला जो हमारा भरा हुआ है जिसमें कि लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं है, इट मीन्स वो मोर डेंस है, और जिसमें 4-5 है वो लो डेंस वाले हैं। सिमिलरली अ फॉरेस्ट where trees grow close to each other is called dense forest, but if the trees are far apart it is considered less dense। तो ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी, हमने तो ये नॉर्मल हमने देख लिया कि हम बस को देख कर, पीपल को देख कर समझ गए, या फिर ये हमने ट्रीज़ को देख लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली सोचें या साइंटिफिकली बात करें तो इससे वो थोड़े अलग है। जैसे कि साइंटिस्ट का दिमाग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हमसे आगे चलता है, जो हम नॉर्मल सोचते हैं, लेकिन वो ये नॉर्मल नहीं, वो हर एक चीज़ में डीपली जाते हैं और डीपली सोचते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका डीप जो इन्होंने सोचा है हमारे सोचने के एक्सपर्ट के बाद, तो अब देखते हैं इसमें क्या डाला है इन्होंने। लेट अस फाइंड आउट। वी हैव लर्न्ड दैट मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो बेटा हमें यहाँ से मैटर की डेफिनेशन मिल रही है, एनीथिंग या एनी सब्सटेंस that has mass and occupy space। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी सामान, जैसे ये ट्री ही ले लो,
वो जितना वो अगर मास ले रहा है उसके अगर द्रव्यमान है, जैसे ये अगर ट्री ले लो, ये काफ़ी बड़ा है, ये अगर 100 kg का भी है, ठीक है, तो ये इसका मास हो गया। और ये जो ये इतना जगह ले रहा है, ठीक है, इट मीन्स ये इतनी स्पेस ले रहा है, इट मीन्स ये मैटर है, ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ है जिसका मास है, मीन्स जिसका वेट है, और जो ऑक्यूपाई जो स्पेस ले रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ले रहा है, इट मीन्स उसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जिसकी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो स्पेस ले रहा है, उसको हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं कि उसका वॉल्यूम है बेटा। और जैसा कि आपको पता है लेंथ का यूनिट मीटर है, ब्रेथ का यूनिट मीटर है और हाइट का भी यूनिट मीटर है। तो हम इसको हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा दिया हुआ है कि नहीं इसमें, लेकिन ये आपको समझने के लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करा दिया, ठीक है। ओके, कहाँ थे? Yes, we have learned that matter is anything that possesses mass and occupies space. Density is defined. यहाँ आपको दो मिल रहे हैं, एक तो मैटर का डिफिनीशन है और यहाँ आपको डेंसिटी भी है, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सॉल्वेंट, इस चैप्टर में आपके कुछ डिफिनीशन क्या है इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्लियर करके लिखती हूँ, ठीक है। जैसे कि है सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सॉल्युबिलिटी हुए और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके देख लो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये एक है, और एक में हमने अन लगा दिया तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये मैंने ब्रीफली समझाया हुआ है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ हमें दो और मिल चुके हैं, मैटर क्या है और डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, किसी मास में, किसी वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो हमारे मास, जैसे हमने देखा कि कोई भी चीज़ अगर हमारा है, क्या कहते हैं, कितना है उसके केजी, ठीक है, और कितने उसके वॉल्यूम है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारा डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी ऑब्लिक मीटर क्यूब, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, जो कि हमारा मास का यूनिट है केजी और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो इस पर हमारी डेंसिटी डिपेंड करती है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो मास पे करती है और वॉल्यूम पे करता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप और साइज। तो डेंसिटी किससे इंडिपेंडेंट होती है, जिस पे उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो शेप और साइज से फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें जो कंटेंट है, अगर इसकी शेप ऐसी है, साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता। उसमें जो कंटेंट है वो कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके वो डिपेंडेंट करता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर भी। जैसा कि हमें पता है प्रेशर प्राइमरली अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ गैसेस। प्रेशर गैसेस पे क्या है बेटा, जितना प्रेशर दोगे आप वो उतना क्या होता जाएगा, लिक्विड में चेंज होता जाएगा, ठीक है। वाइल इट इफेक्ट्स ऑन सॉलिड एंड लिक्विड्स इज नेग्लिजिबल। जैसा कि सॉलिड मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन यहाँ बात आई है तो मैं फिर से डिस्कस करा दे रही हूँ। जैसे सॉलिड पे इसके बहुत कम प्रेशर के क्या है, बहुत कम डिपेंड होंगे। जैसे आपने अगर मान लो एक डब्बे में एक सॉलिड का बहुत सारे आपने मार्बल डाले हैं, मान लो मार्बल रखे हैं जो आप खेलते हो ना बच्चे, आपने पूरे डब्बे में पूरा एकदम भर के क्राउडेड फॉर्म में भर दिया है, तो आप इसको जितने भी प्रेशराइज करो तो क्या ये कम होंगे, दबेंगे? नहीं दबेंगे। तो इस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इस पर वो अपना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ना ही लिक्विड पे भी नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। लेकिन गैस पे होता है, डेंसिटी ऑफ गैस पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है।
ठीक है। जैसे कि आप देखो, अगर आपने पूरे रूम में, आप जानते हो, देखो सारे बच्चे को पता है परफ्यूम क्या होता है। अगर आपने एक रूम में आप एक पूरी की पूरी बोतल परफ्यूम की अगर खाली कर दो, स्प्रे कर दो, ठीक है, स्प्रे कर दिया आपने, तो ये पूरे कमरे में भी ये सारी जगह ले लेगा। जबकि उसके रिवर्स आप देखो कि ये इतने बड़े रूम में जो कवर कर रहा है वो इतनी छोटी सी बोतल में भी आ रहा है। इससे पता लगता है कि आप कैसे इसको प्रेशर डालने पे, गैस पे आप इफ़ेक्ट डाल सकते हो, डेंसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, यस, आगे पढ़ते हैं। द यूनिट्स इन विच डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड विल डिपेंड अपन द यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम टेकन। जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे और वॉल्यूम पे, कि वो जगह जो है हमारी वॉल्यूम, जो हमारी लेंथ है, ब्रेथ और हाइट की है। जैसे कि हमारी लेंथ है, ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है, ये कितनी है, और इसमें जो हमारा ये बॉक्स है, इसमें जो कंटेंट है, कंटेंट कोई भी चीज़ जो भी आपने भरा है उसके मास कितने हैं, वो कितनी क्वांटिटी में है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है जितना उसमें लिया गया है, ठीक है। एज यू हैव लर्न इन द SI यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर किलोग्राम एंड क्यूबिक मीटर क्यूब, ठीक है। क्यूबिक मीटर को मीटर क्यूब भी कहते हैं और क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके मास की क्या है आपकी SI यूनिट, हमारी SI यूनिट केजी है, और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर क्यूब है। और क्यों मीटर क्यूब है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बड़े आराम से देखिए वीडियो को, है ना, और एक एक पॉइंट को समझिए। अगर इसको आप अभी नहीं समझ पाओगे तो आगे भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये तो आप मतलब रट ही लीजिए, क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। ये जो आपके यूनिट्स हैं इसको तो आप याद कर ही लीजिए कि किसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए अगर आप कोई भी कन्वर्ज़न कर रहे हो, है ना, या आपने 7th में भी काफ़ी हमने पढ़ रखा है कन्वर्ज़न का, तो उससे आपको आता होगा। अगर नहीं आ रहा है अभी तक भी तो उसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डेंसिटी मेज़र करने में काफ़ी इसकी यूज़ आने वाली हैं, ठीक है। एज यू हैव लर्न द SI यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम किलोग्राम एंड क्यूबिक मीटर क्यूब, देयरफॉर द SI यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एब्रीविएटेड इसको शॉर्ट फॉर्म में केजी मीटर क्यूब भी लिखते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस पेजेस में मैंने डिस्कस किए थे। इन केस ऑफ लिक्विड अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर ऑल्सो यूज इन कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस सच एज ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। एब्रीविएटेड फॉर्म में, छोटे फॉर्म में इसको ग्राम पर ml लिखते हैं, ठीक है। मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म ml है, एंड ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को ग्राम पर क्यूबिक cm सेंटीमीटर क्यूब भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप हर जगह इतने लंबे लंबे नहीं लिखोगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आप इसको ग्राम बाय क्यूबिक मीटर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हो, नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन फैक्टर फॉर डेंसिटी, तो हम देखते हैं कन्वर्जन कैसे करना है डेंसिटी में। 1 kg मीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, हम 1 kg मीटर क्यूब को 1000 ग्राम मीटर क्यूब लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg। अब आपने 1000 ग्राम मीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, तो 1000 ग्राम को हमने एज इट इज़ रखा, मीटर क्यूब को आप 1000 लीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 1000 ग्राम बाई 1000 लीटर जब आप लिखोगे, 1000 ग्राम बाई 1000 लीटर को आप और क्या कर सकते हो, तो ये 1000 कट गया तो 1/1 हो गया। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम बाई लीटर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, ठीक है, तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। द मास ऑफ 1 ml ऑफ वाटर इज क्लोज टू 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो कि हमारा 25 डिग्री सी है, उसको उस पर हम 1 ml ऑफ वाटर को 1 ग्राम के बराबर लिया जा रहा है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर को मेजरमेंट करने के लिए वी जनरली कंसीडर द वॉल्यूम ml। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे ग्राम में ले लिया है, लेकिन आप जब भी मिल्क लाने जाते हैं तो आप कहते हो क्या कि 1 ग्राम मिल्क दो या 1 kg मिल्क दो। हम क्या बोलते हैं
कि 1 लीटर मिल्क दीजिए, ठीक है, या फिर 100 ml या 500 ml मिल्क हमें चाहिए, ठीक है। हम कभी भी उसको केजी नहीं कहते हैं कि केजी में दे दीजिए, ठीक है, हम उसको ml में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको एज अ मास में, ग्राम में कंसीडर किया जा रहा है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। For the measurement of the mass of water, we generally consider the volume of ml and its mass in gram, ठीक है। Hence 10 ml of water would be approximately 10 ग्राम। जैसा कि हमें ml को ग्राम के इक्वल माना गया है, तो इसीलिए यहाँ 10 ml को 10 ग्राम के बराबर कहा जा रहा है। सिमिलरली 100 ml को 100 ग्राम के बराबर यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। सेम चीज़ को यहाँ रिपीट किया गया है। सपोज द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम ब्लॉक इज, एल्यूमिनियम ब्लॉक का मास आप लोग समझ जाओ, मान लो कि 27 ग्राम है एंड इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी वॉल्यूम क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसा कि हमने पहले हमने इसका डेफिनेशन देखा था, उसके मुताबिक हमने फॉर्मूले भी देखे थे, लेकिन यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ दिखाया नहीं गया है तो बच्चों को क्या है समझ में आने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा डेंसिटी मास कितना दिया गया है, 27 ग्राम बाय 10 सेंटीमीटर हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जब हम 10 से 27 को डिवीज़न करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 2.7 आएगा। और यूनिट जैसा कि आपको पता है कि हमें इन दोनों को लिखना है यूनिट में, क्योंकि हमारी डेंसिटी की यूनिट हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी की यूनिट ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप 2.7 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आप कभी भी कोई भी ऐसा मैथ बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कभी भी यूनिट डालना ना भूलें, नहीं तो आपका वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा और आपको टीचर्स अगर चाहे तो वो मार्क्स नहीं भी दे सकती है, ठीक है। For this it can be said that aluminium is 2.7 times denser than water। जैसा कि हमने देखा था, उन्हें 1 ग्राम और 1 ml कहा जा रहा था, तो इससे हमें एल्यूमिनियम की मास डेंसिटी क्या पता लग रही है, 2.7 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका 2.7 डेंसिटी आया है, ठीक है। वी एक्सप्रेस दिस फैक्ट बाय सेइंग दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2.7। इट इज़ अ नंबर विदाउट एनी यूनिट्स, ठीक है। ये 2.7 यहाँ विदाउट यूनिट दिया गया है, लेकिन आपको यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या दिया गया था, वाटर का क्या दिया था हमें, 1 ग्राम हमें मास दिया गया था और हमें वॉल्यूम भी 1 ही दिया गया था, जिस कारण इसके क्या हुए, इसके 1 ग्राम बाय मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ रही थी, जिस कारण कहा जा रहा है कि 2.7 टाइम्स जो है हमारा वाटर से ज़्यादा डेंसिटी है किसकी, एल्यूमिनियम की, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप किसी भी चीज़ की तुलना करना चाह रहे हैं, डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो आपको पहले जो चीज़ की डेंसिटी निकालनी है, जैसे कि अगर आपको ऑयल की निकालनी है और विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो आपको नीचे वाटर का देना पड़ेगा डेंसिटी, ठीक है। दोनों की आप डेंसिटी लिखोगे तभी आप उसके रिलेटिव में उस दूसरे सब्सटेंस की एलिमेंट की आप डेंसिटी निकाल पाओगे, ठीक है। यस, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। तो आप साइंटिस्ट की तरह सोचो, ऐसे बच्चे हमारे साइंटिस्ट ही हैं और वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है और वो आंसर भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। हैव यू नोटिस दैट सम पैकेट्स ऑफ घी और ऑयल आर लेवल विथ वॉल्यूम 1 लीटर बट अ वेट ऑफ ओनली सेट 910 ग्राम। जैसा कि हमने देखा था कि वाटर के समय में भी कि हमें उसमें मास में कितना दिया गया था, वॉल्यूम में कितना दिया गया था, तो मास में हमारा 1 ml दिया गया था, जबकि हमें 1 ग्राम हमारा वॉल्यूम दिया गया था। तो वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि हमें क्या दिया जा रहा है, जो हमारे पैकेट घी के हैं या ऑयल के हैं उसमें हमारा 1 लीटर वॉल्यूम लिखा जाता है, जबकि हम ग्राम में जब उनके वॉल्यूम लिखे होते हैं तो वो 910 ग्राम लिखा होता है, ठीक है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल एंड इट इज़ लेस और मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो ये बता रहा होता है कि उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं कि वो उतने के बराबर है, ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर, 910 ग्राम के बराबर है, इक्वल में है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी को कैसे तय किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये हम आगे देखने जा रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को मेज़र करके किया जाता है, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाउ टू मेज़र मास, मास को कैसे हम मेज़र करते हैं। यू लर्न
यू लर्न द टर्म मास इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में आपने मास को डिटरमाइन किया हुआ है, आपने मास को पढ़ा हुआ है, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अभी तब कब से हम यही बातें दोहरा रहे हैं, तो अब हम फिर रिपीट नहीं करने वाले, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज बैलेंस। तो बैलेंस किसको कहा जा रहा है बेटा, जैसे कि आपने देखे होगे, आप सब्जी लाने जाओगे ना तो आपको इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं और यहाँ नंबरिंग के लिए टूल लगी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या है, किलोग्राम्स डालते हैं या ग्राम डालते हैं। और यहाँ आपने जो भी ऑब्जेक्ट खरीदा है ये आपको नेक्स्ट में डालते हैं, और ये दोनों जब बैलेंस करता है इट मीन्स ये जो हमने केजी ग्राम जो भी रखा है उसके ये ऑब्जेक्ट इक्वल है, इट मीन्स वो बैलेंस में आ रहा है। और ये जो डिजिटल बोर्ड है हमारा यहाँ पे लगा हुआ, उसमें ये बताता है कि ये 4 kg है, 5 kg है, जो भी इनकी जो भी क्वांटिटी है वो यहाँ लिख के आती है बैलेंस में, ठीक है। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेज़र किया जाता है मास को, ठीक है। यू मस्ट have seen various types of balances being used by shopkeepers. Here we are using a digital weighing machine to measure the mass. You learned in chapter exploring forces that on earth weight and mass are closely related. जैसा कि आपने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अर्थ का में वेट और मास क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये कैसे क्लोजली रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है हमारा अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, जिस कारण से आप कोई भी चीज़ें अगर आप कहीं रख रहे हो आपके वॉल पे या फिर आप वॉल पे नहीं, अपने सरफेस पे, फ्लोर पे, तो वहीं की वहीं टिकी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। यू मे मेजर द मास बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप कुछ एक्टिविटी करके जो दिए हुए हैं उससे आप मेज़र कर सकते हो मास को। तो कैसे करेंगे हम, लेट अस मेज़र। तो ये आपका डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन दिया गया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के, अभी मैंने एक आपको फिगर बना के दिखाया था, ये एक दूसरा तरीका है जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं। और भी कुछ डिजिटल नहीं है, वो क्या है, आपको जो भी आपके शॉपकीपर्स हैं वो यहाँ से पकड़ के रखते हैं किसी रड के सहारे, चाहे ये वुड का बना होता है इसके सहारे, और इनके दोनों तरफ क्या है, बैलेंसिंग के लिए दो कंटेनर वो लगा देते हैं, और एक में वो केजी रखते हैं, एक में वो आपका सामान जो भी आप खरीद रहे हो उसको वो रख के मेज़र करते हैं कि वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ हमारा डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन को यूज़ किया जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या हमें बताया गया है। इसको पहले स्विच ऑन करने को कहा जा रहा है। ऑब्जर्व द इनिशियल रीडिंग। और हमें कहीं भी अगर आप पेट्रोल लेने, डीजल लेने भी जा रहे हो, तो आप कहीं भी अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हो, वहाँ मशीन लिखा हुआ है डिजिटल मशीन, तो आपको लेने से पहले देखना चाहिए कि वहाँ जो भी आप लेने के लिए कोई भी चीज़ वेट करा रहे हो उससे पहले वहाँ जो वॉल्यूम है, वहाँ जो वेट है वो आपका 0 पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वही बताया रहा है कि हमको पहले वेइंग मशीन में देख लेना चाहिए कि वो 0 पे है या नहीं रीडिंग उसकी। इफ़ नॉट देन वी मस्ट ब्रिंग इट टू 0। तो अगर वो नहीं है तो हमें उनको 0 पे लाने के लिए कहना चाहिए या करना चाहिए बाय प्रेसिंग द टेयर और रिसेट बटन। इस यहाँ रिसेट बटन लगे होते हैं उस पर जाकर, या फिर टेयर को प्रेस कर, ठीक है। प्लेस अ ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास और बटर पेपर ऑन द पेन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एक ड्राई और क्लीन अपने उसके ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर वॉच ग्लास रखिए या फिर बटर पेपर रखिए, और देखिए कि वो उसके बाद भी उसमें जो रीडिंग आ रही है वो 0 ही आ रही है क्योंकि उसका कोई वेट नहीं है, ठीक है। या फिर अगर वेट है तो उसको फिर भी आप 0 पे रख दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वेट जो डालेंगे उसका वो सही वेट मेज़र कर पाए, ठीक है। रीसेट द डिजिटल वेइंग बैलेंस रीडिंग टू 0 बाय प्रेसिंग द टेयर और रीसेट बटन एज सोन इन फिगर 9.12। जैसा कि हमें यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ वॉच ग्लास रख दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी सेटिंग में 0 को रीडिंग रखी गई है, जिससे हम जो उसके बाद जो सामान डालें वो उसकी एग्जैक्ट रीडिंग हमें बता पाए, ना कि बटर पेपर और वॉच ग्लास की भी वेट आए उसमें, ठीक है। नाउ केयरफुली प्लेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन ऑन द वॉच ग्लास। अब कहा जा रहा है कि यहाँ स्टोन देखिए रखा गया है या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। नोट द रीडिंग डिस्प्लेड ऑन द बैलेंस विच गिवन द मास ऑफ द स्टोन सेड 16.400 ग्राम, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि जब यहाँ स्टोन रखा गया तो उसके 16 kg 400 ग्राम्स उसके वेट आए हैं, उनके मास आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ वेट देख लिया। यू मे यूज़ एनी अदर टाइप ऑफ बैलेंस अवेलेबल
इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कोई और दूसरे टाइप के भी हैं बैलेंस, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नोट द मास ऑफ अ लिक्विड मे बी मेजर्ड बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास विथ अ बीकर एंड पोरिंग द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटू इट। कहा जा रहा है कि अगर आप हमने सॉलिड हमें मेज़र करना था, हमने वॉच ग्लास डाल लिया, अगर आप लिक्विड डालोगे तो ये क्या करेगा, फ्लोट होकर नीचे आ जाएगा। तो हमें कहा जा रहा है कि जब हम लिक्विड मेज़र करें तो हम बीकर का यूज़ करें, क्योंकि जब हम बीकर में डालेंगे किसी लिक्विड को तो फ्लोट होकर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यस। इसके आगे हमारा एक स्टेप फर्दर हम आगे यहाँ तक देख लेते हैं। वैसे हमारा 34 मिनट हो गया है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने ग्रुप में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए एग्ज़ाम से पहले तो प्लीज़ मुझे 1 डे बिफोर आप कमेंट कीजिए या फिर 2 डेज़ बिफोर।